वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम आपको राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको राष्ट्रीय आय, वस्तु, उपभोक्ता वस्तु, अंतिम वस्तु, गैर टिकाऊ वस्तु, इन सब बारे में डिटेल से बताएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय आय निकालना, नेशनल इनकम निकालना, मैं वो अलग से वीडियो बोर्ड पे कराने वाला हूं, इसलिए वो अलग वीडियो आएगी। इस वीडियो के अंदर आप समझेंगे कि अंतिम वस्तु, उपभोक्ता वस्तु और राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है? देखिए, राष्ट्र का मतलब है एक देश, पूरा का पूरा देश, और इस पूरे देश के अंदर अंतिम वस्तु यानी अंतिम उपभोक्ता वस्तु या अंतिम उपभोक्ता सेवा से जितनी भी आय अर्जित होती है, चाहे वो किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, किसी भी तरीके से पूरे देश के अंदर एक लेखा वर्ष के अंदर उत्पन्न होने वाली आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। अब अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय में शामिल होने वाली जितनी भी चीजें हैं, यानी कि जितनी भी चीजों का मूल्य वृद्धि एक लेखा वर्ष में हुआ है। लेखा वर्ष का मतलब है बच्चों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, किसी भी साल का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो टाइम होता है उसे लेखा वर्ष कहते हैं। इसमें उस देश के अंदर जितनी भी आय जनरेट होती है उसको हम जो है राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट करते हैं। अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। सबसे पहले बच्चों आप समझेंगे अंतिम वस्तु क्या है। अंतिम वस्तु वह वस्तु है जिसके मूल्य में वृद्धि होनी अब नहीं संभव है और वो उपभोक्ता तक आ गई है, जैसे रोटी, कपड़े, मोबाइल, कार। ये अंतिम वस्तुएं। सपोज करो मैं बाजार जाता हूं, ब्रेड का पैकेट लेकर आता हूं, तो ये जो है अंतिम वस्तु है। चीनी लेकर आता हूं, ये अंतिम वस्तु है। अब मध्यवर्ती वस्तु, वे वस्तुएं जिनके मूल्य में वृद्धि होना अभी बाकी है, यानी कि उत्पादन में प्रयोग होंगी। ऐसी वस्तुएं जो अभी उत्पादन में प्रयोग होंगी अंतिम वस्तु नहीं बल्कि मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है, भले ही उसका इस्तेमाल आखिर तौर पर हो रहा है। अब देखिए, जैसे ब्रेड का पैकेट में लेकर आया था और मैं एक परिवार का सदस्य हूं जहां पर सुबह के नाश्ते के टाइम पर ब्रेड खाया जाना है, तो ये अंतिम वस्तु है। लेकिन यही ब्रेड अगर किसी शॉपकीपर पे चला जाए जो हलवाई का काम करता, ब्रेड पकोड़े बनाता, उसके यहां पर ये मध्यवर्ती वस्तु है। वस्तु सेम है लेकिन उसके यहां मध्यवर्ती वस्तु है। दूसरी चीज मैंने बताई थी चाय, चीनी। अब अगर चाहे ये चीनी चीनी मेरे घर पे अपने इंडिविजुअल इस्तेमाल हो रही है तो ये अंतिम वस्तु है, लेकिन यही हलवाई के यहाँ पर मिठाई बनाने में, चाय बनाने में इस्तेमाल हो रही है तो वो मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि अभी उसके मूल्य में वृद्धि की जानी बाकी है। ठीक है, जैसे लोहे का सामान उससे जो कार बनाना, लकड़ी का सामान उससे कुछ और बना देना, ये मध्यवर्ती वस्तुएं। यूं कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल अभी हो रहा है कोई और नई चीज बनाने में, समझे। क्योंकि देखो, उत्पादन का मतलब है मूल्य में वृद्धि करना। उत्पादन का मतलब क्या है? मूल्य में वृद्धि करना। जैसे आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, आप उस लकड़ी के टुकड़े को बल्ले में कन्वर्ट कर देते हैं, तो लकड़ी की कीमत कम थी, जैसे ही वो बल्ला बनाएगा उसकी कीमत ज्यादा होगी। इसके अलावा जैसा दूध है और दूध का आप मावा बनाकर बेच देते हैं, तो दूध था, उसके मूल्य में वृद्धि की गई और वो मावा बना दिया आपने, यानी खोया बना दिया, तो उसके मूल्य में वृद्धि हुई, उत्पादन है। तो हम कह सकते हैं अंतिम वस्तु और उपभोक्ता वस्तु सेम वस्तु हो सकती है। ये डिपेंड करता है उसके इस्तेमाल पर। अगर उसे उपभोक्ता इस्तेमाल कर रहा है तो वो अंतिम वस्तु है, और अगर उसे उत्पादक इस्तेमाल कर रहा है तो वो मध्यवर्ती वस्तु है। उत्पादक मतलब बच्चों ऐसा व्यक्ति जो उत्पादन के कार्य में लगा हुआ है। बच्चों, अगर अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में अंतर करें तो देखेंगे कि हम उपयोग के आधार पर देखें तो जो अंतिम वस्तु उसका अंतिम उपयोग है और मध्यवर्ती वस्तु उसका पुनः उत्पादन होना है। राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तु शामिल होती है, मध्यवर्ती वस्तु शामिल नहीं होती। उदाहरण के लिए टीवी अंतिम वस्तु है और मध्यवर्ती वस्तु टीवी में लगने वाले जो उपकरण है वो मध्यवर्ती वस्तु है। उपभोक्ता वस्तुएं, कंज्यूमर गुड्स, वे वस्तुएं जिनका उपभोक्ता अपनी संतुष्टि के लिए या अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करता है, उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। बच्चों, उपभोक्ता वस्तुएं 3 प्रकार की हैं, मैंने 2 प्रकार की लिखी हैं। एक टिकाऊ वस्तुएं, एक अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, एक गैर टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं वे हैं जिनका इस्तेमाल आप दसियों साल करते हैं, जैसे एलईडी ले ली, कई साल चल रही है। उसके अलावा
फ्रिज ले लिया, इसका इस्तेमाल कई साल हो रहा है, तो ये जो है टिकाऊ वस्तुएं हैं। दूसरी है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। अर्ध टिकाऊ वस्तु में हम उन वस्तुओं को शामिल करते हैं जिनका चलना 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल ऐसा होता है। इन्हें हम अर्ध टिकाऊ वस्तु कहते हैं। जैसे तुम्हारे घर में इस्तेमाल होने वाली LED बल्ब है ना, प्लास्टिक की कुर्सियां, यानी कि जो अर्ध टिकाऊ थोड़ा सा टाइम चलती है, आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि वो साल भर, 6 महीने, 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने, तो ये अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। और बच्चों गैर टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका एकल उपयोग है। गैर टिकाऊ वस्तुएं वे हैं जिनका एकल उपयोग है। जैसे दूध है, अभी आया, चाय बनी, इस्तेमाल में आ गया, ब्रेड है, लेकर आए, इस्तेमाल आ गया, तो ऐसी वस्तुओं को हम बच्चों गैर टिकाऊ वस्तु कहते हैं। बच्चों बात करेंगे पूंजीगत वस्तुओं की, यानी कि कैपिटल गुड्स की। अब ये कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? वे वस्तुएं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करती हैं। वे वस्तुएं जो उत्पादन के साधनों में सहायता करती हैं, क्या कहलाती हैं? पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं, कैपिटल गुड्स कहलाती हैं। लेकिन बच्चों कैपिटल गुड्स में आप जो है कील, चौबे और सस्ती चीजों को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि जो पूंजीगत वस्तु होती है उनकी कीमत होती है। जैसे मशीनरीज हैं, फैक्ट्री हैं, जैसा हमने एक फैक्ट्री बना ली, उसके लिए बिल्डिंग ले ली, ये भी पूंजीगत वस्तु है। एक मशीन ले आए, वो भी पूंजीगत वस्तु है। औजार ले लिए, वो भी पूंजीगत वस्तु है। लेकिन अगर मैं एक कील लेकर आया, ये पूंजीगत वस्तु नहीं है, जबकि ये भी उत्पादन में इस्तेमाल होगी। मेरी मशीन का बोल्ट टूट गया था, मेरी मशीन का कोई और नुकसान हो गया था, तो ऐसे में वो जो नुकसान है वो पूंजीगत वस्तु नहीं कहलाती। पूंजीगत वस्तु के लिए उसकी एक अच्छी खासी कीमत होनी जरूरी है, ये नहीं कि वो 2-4 रुपए की चीज हो। तो बच्चों मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।